तो मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाला है, ऑप्शन बाइंग खत्म होने वाली है, या फिर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसके अराउंड मैं सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि जो भी क्लैरिटी आपको मिल जाए। अब देखो, सेबी ने टोटल 4 नहीं 7 टोटल आपके चेंजेस करने की बात करी है। अब वो कब तक होते हैं, उसका डिस्कशन का क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा, वी डोंट नो। बट अगर हम डिस्कशन करें उसके बारे में, तो पहला जो ये है कि आपका लिमिटिंग वीकली ऑप्शंस, तो जो कि सेबी ने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आ रही है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप, सब कुछ सबकी एक्सपायरी हो रही है। पूरे हफ्ते में आप डेली एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। ओके, वो पहले बढ़ाया उन लोगों ने, एंड देन अब उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि एक्सपायरी जो होगा एक एक्सचेंज पे लिमिटेड नंबर में ही होगा। मान लिया एक दिन ही एक्सपायरी रखेंगे, उससे ज़्यादा एक्सपायरी नहीं रखेंगे वो, ठीक है। दूसरी बात है कि रैशनलाइजिंग स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो अगर हम देखें तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बेसिकली आप जिस पे कोई भी एसेट बाई या सेल करते हो और उसको उसकी जो प्राइस को है और भी लॉजिकल और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो तो रूल आने के बाद समझ में आएगा। तीसरा जो था, रिमूविंग कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी ट्रेड। तो अगर आप मोस्ट प्रोबेबली कैलेंडर स्प्रेड नहीं यूज़ करते हो, कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको शायद ये नहीं पता होगा। होता ये है कि अलग अलग एक्सपायरी को इस्तेमाल करके हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन उसके कोई भी बेनिफिट या फिर उसके कोई भी एडवांटेज जो होंगे आपको नहीं मिलने वाले हैं, राइट। अगर ये आप करते थे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन सेलिंग भी करनी पड़ती हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, राइट। अब हम आते हैं 4 अलग चीज़ें हैं उसके अलावा भी जो आपके चेंजेस होने वाले हैं, कि ऑप्शन प्रीमियम जो भी होगा आपका बायर से अपफ्रंट कलेक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, उसके बाद इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, उसके बाद आपका साइज भी बढ़ाया जाएगा लॉट का। ओके, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहले निफ्टी का लॉट साइज 50 हुआ करता था, बैंक निफ्टी का 25 का। अब निफ्टी का साइज हो गया है 25 और बैंक निफ्टी का 15। तो पहले सही था, उसके बाद उन लोगों ने गड़बड़ किया और उसको फिर सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ ये आपके 4 जो अलग से रिक्वायरमेंट है वो है। अब देखो इसके पीछे का रीज़न उन्होंने बहुत सिंपल सा दिया है कि सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग ही जो ओवरऑल टर्नओवर है डेरिवेटिव का वो 210 लाख करोड़ था FY18 में, राइट। उसके बाद वो जंप कर गया 500 लाख करोड़ तक FY24 में। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी चिंता दिखा रहे हैं कि ऑब्वियसली ये सही बात है कि अगर आप ऑप्शंस या फिर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो रहा होगा, बिकॉज डेरिवेटिव इज़ नॉट ए ईजी थिंग। आप उसको अगर मास्टर करना चाहते हो तो नीड टू लर्न अ लॉट बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट। बट डेरिवेटिव में लालच बहुत होता है लोगों को, यहाँ पे कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाने की तरकीब मिल जाती है लोगों को, ठीक है। तो वो इसमें आते हैं और पैसे डुबाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो बहुत चिंताजनक बात है एक्चुअली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो नंबर इंक्रीज़ क्यों हुआ, पहले आप इसके पीछे का एक रीज़न समझो। तो 2018-19 मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन अगर हम देखें 2020 में जब न्यू मार्जिन रूल आया था सेबी का, तो उस टाइम पे क्या था कि जो फ्यूचर्स के मार्जिन खत्म कर दिए गए, ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन खत्म कर दिए गए, इक्विटी में जो मार्जिन आपको 25x तक का मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया। नाउ इनके इस रूल की वजह से, ठीक है, जितने भी इक्विटी ट्रेडर थे, जितने भी आपके फ्यूचर ट्रेडर थे, जितने भी आपके ऑप्शन सेलर थे, वो कहीं ना कहीं छोटे ट्रेडर्स वो ऑप्शन बाइंग में चले आए। बिकॉज एक वक्त था जब मुझे याद है कि आप 5000 रुपीज़ में ऑप्शन सेल कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में इतना मार्जिन मिलता था, आप 5000-10,000 रुपीज़ में फ्यूचर्स बाई कर सकते थे। तो जब वो मार्जिन वहाँ ख़त्म हो गया तो लोगों को मजबूरी में ऑप्शन बाइंग में आना पड़ा, बिकॉज दे माइट नॉट हैव दैट कैपिटल। तो पहले इन लोगों ने ऐसे रूल्स बनाए जिससे वॉल्यूम बढ़े, ठीक है। अब वो ऐसे रूल्स बना रहे हैं जिससे वॉल्यूम घटे, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप डेटा उठा के देख सकते हो। जितना मैंने पिछले 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें टाइमलाइन क्लियर दिख रही हैं कि कब क्या हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ है, एक तो पहली बात ये होगी। अब इसमें आते हैं कि ब्रोकर का क्या फ़ायदा, ब्रोकर का क्या नुकसान है। तो क्या बोलते हैं नितिन कामत जी ने अभी एक ट्वीट किया था कि ऑन वन साइड सेबी इज़ वर्किंग ऑन रिस्ट्रिक्टिंग FNO, बट ऑन द अदर साइड दिस क्रिप्टो FNO एड इज़ ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ET। अब समझो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ब्रोकर्स क्यों इतने बौखलाए हुए हैं। अगर मैं आपको एक ये दिखाऊं, एक जस्ट मिनट आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ। इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस है जो आपको समझ में आएगी कि क्या ब्रोकर का फ़ायदा होता है। देखो, स्टॉक एक्सचेंजेस चार्ज ब्रोकर्स अ ट्रांजेक्शन फीस बेस्ड ऑन द टोटल मंथली टर्नओवर। ओके, तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अरे यार एक मिनट रुको, हाँ ओके,
मंथली टर्नओवर विथ हायर टर्नओवर रिसीविंग लोअर फीस थ्रू रिबेट्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को एक मंथली फीस चार्ज करती है बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो फीस जो होती है बेस्ड ऑन ट्रेड होती है, पर ट्रेड, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है वो फीस उतनी कम होती जाती है। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा कोई ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फीस ओवरऑल कम देनी पड़ेगी ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो जीरोधा में क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो जीरोधा आपको यहाँ क्लियरली लिखा हुआ उन्होंने had been able to offer free equity delivery trade due to the revenue of FNO trading. With the new regulation, this might no longer be possible, leading to potential changes in their zero brokerage structure और increased brokerage for FNO trade. ओके, तो यहाँ सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर है उसका ये घाटा नहीं है कि आपको ज़्यादा कैपिटल लेके आना पड़ेगा मार्केट में, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके ब्रोकरेज भी बढ़ने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जीरोधा या फिर जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो एफएनओ में आपको फ्री डिलीवरी इसलिए प्रोवाइड कर पाते थे क्योंकि आपको इक्विटी में फ्री डिलीवरी इसलिए प्रोवाइड कर पाते थे क्योंकि एफएनओ के चार्जेस जो थे उनको कम पे करने पड़ते थे और जो मार्जिन था उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता था। नाउ अगर लेवरेज ज़्यादा हो जाता है, अगर आपका जो ये डिटेल्ड अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन ऑप्शन बाइंग अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होने वाला है, वॉल्यूम कम होगा तो जीरोधा का वॉल्यूम भी कम होगा और उसके लिए उनके चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, उनका मार्जिन कम हो जाएगा। नाउ ये सब चीज़ें समझने के बाद मुझे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले थे कि आपका ऑप्शन बाइंग में लोग नहीं आते थे, इट वॉज अ ग्रेट रूल, और अभी भी ये रूल अगर बनता है तो कहीं ना कहीं रिटेलर का फ़ायदा है। मैं ही नहीं कहूँगा कि बहुत अब्सर्ड रूल है, मैं कहूँगा कि इट्स अ गुड रूल, बट ये क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही मुझे कि यार ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं एक्सपायरीज लाए, ठीक है, आप हर दिन एक्सपायरी लेके आते हो, फिर आप कहते हो कि मेरे को एक्सपायरी एक दिन की करनी है, ठीक है, पहले आप लॉट साइज़ कम करते हो, फिर आप कहते हो लॉट साइज़ मेरे को बढ़ाना है। तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज जितने भी वॉल्यूम आने जो वॉल्यूम मार्केट में आपको दिख रहा है आता हुआ, वो एक्चुअली में इसी रूल्स की वजह से आया है। ऐसा नहीं होता तो वॉल्यूम इतने नहीं आते, राइट। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका क्या फ़ायदा है, आपका क्या घाटा है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा है तो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा रूल है, बिकॉज आप सीधा ऑप्शन बाइंग में नहीं आओगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हो गई है, वहाँ पे एक बैरियर ज़्यादा बड़ा हो गया कि आपको कम कैपिटल में ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। वरना पहले लोग 10,000 5,000 जितना भी मिलता था ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना शुरू कर देते थे, विच इज़ अपसर्ड। आप इतने पैसे में पैसा कमा नहीं सकते हो, अब ऑब्वियसली आप पैसा डुबाओगे, ठीक। तो जो आपका 10,000 बचा रखा है आपने वो मार्केट में दान कर दिया, उसके बदले अब आप इक्विटी से शुरू कर सकते हो, 1-2 क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो मार्केट को, एंड देन जब एक बार समझ में आ जाए फिर एक्स्ट्रा कैपिटल के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, ठीक। मैं इसलिए फ़ायदेमंद बोल रहा हूँ, देखो हर चीज़ को आप निगेटिव में नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं, अच्छे हो भी सकते हैं, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब अगर आप ये लेके बैठ गए कि यार ऑप्शन बाइंग कर ही नहीं सकते हैं, ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं, ट्रेडिंग में ये हो गया, ट्रेडिंग में वो हो गया, तो फिर हर चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, आप सब में गिव अप कर दोगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि यार देखो पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो, कहीं ना कहीं आपको इसमें भी कुछ ना कुछ सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी देखने को, ओके। तो विथ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको टैकल करना है, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। और रिटेल ट्रेडर के लिए सही में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं घुसोगे, बिकॉज बैरियर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो दिस वॉज माई टेक ऑन दिस ऑल रेगुलेशन थिंग। और उसके बाद मैंने एक और भी सीरीज़ शुरू करी जिसमें मैं आपको 10K से ऑप्शन बाइंग करके दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ दिन बाद अगर ये रूल लग जाएगा तो शायद 10K से आप नहीं कर पाओगे, बट जब तक नहीं रहता है आप कम से कम रिस्क मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं वो सीखने की कोशिश करो। तो अगर आपको उस पर भी एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो चाहिए डेली बेसिस पे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर ठीक ठाक कमेंट आ जाएंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग दैट वीडियो एज वेल। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन बाइंग 10K से करते हैं, लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, आप रिस्क मैनेज कैसे करते हो, और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, प्रीमियम को कैसे हैंडल किया जाता है, कौन से मार्केट में एंट्री करनी होती है, कौन से मार्केट में एंट्री नहीं करनी होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। So that's it for this video. Till then, bye bye, take care. मिलते हैं अगली वीडियो में।